मैंने आंखें खोली। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। पिछले जीवन में रेड मून के गिरने के कुछ समय बाद ईस्ट सी की दिशा में लेवल 5 बीस्ट किंग प्रकट हुआ था। उसका नाम था फुहाई बीस्ट किंग। उस राक्षस ने लगभग पूरे जियांग सिटी को नष्ट कर दिया था। इस बार उसका क्रिस्टल कोर मेरा होगा। मैं संतुष्ट होकर एयर रेड शेल्टर के अंदर लौट आया। भारी मुख्य द्वार धीरे धीरे बंद हो गया और बाहर की हत्या और अराजकता को पूरी तरह काट दिया। शू शाओ तुरंत मेरी तरफ दौड़ आया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ब्रदर ली, तुम तो सच में हद से ज्यादा ताकतवर हो। चेंगशनी भी पास खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। हॉट पॉट अभी भी गर्म था। मैंने हाथ पोंछे, वापस सोफे पर बैठा और गोमांस का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। मुंह में डाल लिया। उसी समय क्योटो के हॉट पॉट अभी भी गर्म था। मैंने हाथ पोंछे, वापस सोफे पर बैठा और गोमांस का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। उसी समय क्योटो के 500 मीटर गहरे भूमिगत हाईएस्ट मिलिट्री कमांड सेंटर में माहौल बेहद भारी था। रिपोर्ट, ईस्टर्न थिएटर की तीसरी रक्षा रेखा टूट चुकी है। रिपोर्ट, 3 लेवल 4 एक्सोटिक बीस्ट्स ने रक्षा घेरा तोड़ दिया है। रिपोर्ट, दक्षिणी तट पर असामान्य सुनामी दिखाई दी है। गहरे समुद्र के बीस्ट लैंडफॉल की आशंका है। रिपोर्ट, लेवल 3 से ऊपर के बीस्ट्स पर फायर आर्म्स की प्रभावशीलता तेजी से घट रही है। हमारी अवेगनर फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ है। एक के बाद एक बुरी खबरें भारी हथौड़े की तरह सबके दिलों पर गिर रही थीं। विशाल इलेक्ट्रॉनिक सेंटर टेबल के सामने खड़ा व्यक्ति दर्द से आंखें बंद किए हुए था। वह ड्रैगन नेशन की सेना का सर्वोच्च कमांडर लॉन्ग शुआई था। रेड मून को आए सिर्फ 3 दिन हुए थे और जिस आधुनिक सभ्यता पर इंसान गर्व करता था उसका अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका था। यहां तक कि सेना भी उन भयानक म्यूटेटेड जानवरों के सामने लगातार संघर्ष कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानवता सचमुच विनाश की ओर बढ़ रही हो। तभी इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग विभाग का एक अधिकारी अचानक खड़ा हो गया। कमांडर इन चीफ, अभी अभी हाई एल्टीट्यूड स्टेल्थ ड्रोन से एक वीडियो वापस आया है। आपको इसे देखना होगा। विशाल स्क्रीन पर तुरंत फुटेज दिखाई गई। कैमरा तेजी से झूम हुआ। स्क्रीन पर एक गहरे पहाड़ों के बीच बना विशाल किला दिखाई दिया जो टाइटेनियम अलॉय की दीवारों से घिरा हुआ था। किले के बाहर जंगल गोलियों और आग से पूरी तरह तबाह हो चुका था। हर तरफ ओरा ड्रैगन सोसाइटी के छोड़े हुए वाहन और हथियार बिखरे पड़े थे और स्क्रीन के बीचों बीच एक युवक खड़ा था जिसकी ऊपरी देह नंगी थी। वह अकेला किले के बाहर पहाड़ी रास्ते पर खड़ा था। उसके सामने 20 मीटर से भी लंबा, पानी की टंकी जितना मोटा एक भयानक ब्लड पाइथन खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर गहरे लाल रंग की स्केल्स थीं। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं और उसका विशाल शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस सीधे नरक से निकल कर आया हो। कमांडर इन चीफ, क्या हमें तुरंत नजदीकी सेना भेजकर सहायता करनी चाहिए? एक अधिकारी ने पूछा। लॉन्ग शुआई ने सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है। दूरी बहुत ज्यादा है। जब तक हमारी सेना पहुंचेगी लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अगले ही सेकंड पूरा कमांड सेंटर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। स्क्रीन पर उस युवक का शरीर अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसके पीछे एक विद्रोही और दिव्य युद्ध देवता की विशाल छाया प्रकट हुई। वह सुनहरे कवच में लिपटा हुआ था। उसके सिर पर फीनिक्स विंग्ड पर्पल गोल्ड क्राउन था और उसके हाथ में एक विशाल गोल्डन स्टैफ था। ड्रोन के जरिए प्रसारित दृश्य को देखकर हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश और पृथ्वी को चीर देने वाली युद्ध भावना उनके सामने फूट पड़ी हो। ये आखिर किस प्रकार का टोटम है? एक इंटेलिजेंस अधिकारी बुदबुदाया। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था क्योंकि स्क्रीन पर युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में प्रवेश कर चुका था। युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका खून उबल रहा था। उसने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ की छाया को पकड़ा। उसके पीछे मौजूद ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की दिव्य छवि तेजी से बढ़ने लगी। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और आखिरकार वह एक पहाड़ जितनी विशाल दार्मा फॉर्म में बदल गई। अगले ही पल वह गोल्डन स्टाफ पूरी ताकत से ब्लड पाइथॉन के 7वें इंच पर दे मारा गया। थमम!
स्क्रीन के पार भी हर व्यक्ति देख सकता था कि पूरा जंगल कांप उठा। धरती फट गई, चट्टानें आसमान में उछल गईं, और वह एस क्लास ब्लड पाइथन, जिसकी रक्षा को भारी सैन्य हथियार भी शायद न तोड़ पाते, एक ही वार में जमीन पर पटक दिया गया। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर बुरी तरह कांपा और फिर पूरी तरह निश्चल हो गया। पूरा कमांड सेंटर सन्नाटे में डूब गया। कई सेकंड बीत गए, तभी किसी ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, एक एस क्लास बीस्ट अवतार को दबा दिया गया। दूसरे अधिकारी की आवाज कांप रही थी। यह कैसे संभव है? वह आखिर किस स्तर का अवेकनर है? इंटेलिजेंस अधिकारी तुरंत रिपोर्ट पढ़ने लगा। लक्ष्य की पहचान हो चुकी है। चिनली, उम्र 22 वर्ष, पहले जेंग सिटी के चिन ग्रुप का उत्तराधिकारी था। रेड मून आने से 20 दिन पहले उसने अचानक अपनी सारी संपत्ति बेच दी, जेंग सिटी के बाहरी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन बेस खरीदा और बड़ी मात्रा में संसाधन जमा किए। उसी समय वह अपने 2 साथियों को हॉन्टेड मैंशन टैटू पार्लर ले गया, जहां लगातार 7 दिनों तक बड़े पैमाने पर टैटू बनवाए गए। रेड मून आने से 1 दिन पहले वह आधिकारिक रूप से ब्लैकस्टोन बेस में चला गया। पूरा कमांड सेंटर फिर खामोश हो गया। हर किसी को एक ही बात समझ में आ गई थी। चिनली नाम का यह युवक मानो पहले से जानता था कि प्रलय आने वाला है। अधिकारी ने आगे कहा, हम उसके दोनों साथियों की जानकारी भी निकाल रहे हैं। सुझाव है कि चिन ली को हाईएस्ट लेवल स्ट्रेटेजिक टारगेट के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। जियांग सिटी में विशेष एजेंट भेजे जाएं और स्थिति की निगरानी की जाए। अगली सुबह मैं एयर रेड शेल्टर के गर्म पानी वाले पूल में आंखें बंद किए आराम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में क्रिस्टल कोर से मिली विशाल ऊर्जा मेरे शरीर में लगातार समा रही थी। तभी अचानक तेज अलार्म फिर बज उठा और शांति टूट गई। शू शाओ तेजी से पूल के किनारे आया और मुझे निगरानी टैबलेट थमा दिया। ब्रदर ली, इस बार फिर कोई आया है। मैंने टैबलेट उठाकर देखा। इस बार लोग ज्यादा नहीं थे, सिर्फ कुछ दर्जन। लेकिन सामने खड़ा आदमी एक पुराना परिचित था। मेरी आंखों में ठंडी मुस्कान उभरी। निगरानी स्क्रीन में दर्जनों फटेहाल लोग दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में साधारण हथियार थे और वे पहाड़ी रास्ते से एयर रेड शेल्टर की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे चल रहा आदमी गंदा, थका हुआ और मौत के मुंह से निकला हुआ लग रहा था, लेकिन मैं उसे एक नजर में पहचान गया। जियांग सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा, मेरा पुराना दुश्मन शू रुई। रेड मून वाली रात वह अपने विला में लाइव स्ट्रीम करते हुए डर के मारे कांप रहा था। बाद में उसी म्यूटेटेड टेडी डॉग और फिर 3 हेडेड हेलहॉन्ड के आतंक के बीच किसी तरह जीवित बच गया था। पिछले कुछ दिनों में शहर का केंद्र पूरी तरह राक्षसों का इलाका बन चुका था। उसका पहाड़ी विला भी नष्ट हो चुका था। दर्जनों बॉडीगार्ड्स को चारे की तरह इस्तेमाल करके वह किसी तरह भाग निकला था। उसे अच्छी तरह पता था कि पूरे जियांग सिटी में अगर कोई सचमुच सुरक्षित जगह है तो वह मेरा ब्लैकस्टोन बेस ही है। इसलिए वह एक पागल कुत्ते की तरह यहां चला आया था। चिनली, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। शू रुई मुख्य द्वार से लगभग 50 मीटर दूर खड़ा कैमरे की ओर उंगली दिखाकर चीख रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि इस कछुए के खोल में छिपकर सुरक्षित रहोगे? मैं हेल हाउंड की शक्ति जागृत कर चुका हूं। अब मैं भी शक्तिशाली हूं। कल मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा, तुम्हारे सारे संसाधन छीन लूंगा। स्क्रीन पर उसे और उसके साथ आए लोगों को देखकर मैं धीरे धीरे पूल से बाहर निकला। एक साधारण आई ग्रेड टोटम जागते ही उसका दिमाग आसमान पर पहुंच गया था। शूशाओ बोला, ब्रोदरली, मैं निपटाता हूं। मैंने सिर हिलाया। नहीं, पिछले जीवन का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। मैंने तौलिया उठाकर शरीर सुखाया। दरवाजा खोलो। भारी टाइटेनियम अलॉय गेट धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला बाहर निकल आया। शुरुई की आंखें चमक उठीं। चिन्नली, आखिर बाहर आने की हिम्मत कर ही ली? मैंने उसके पीछे खड़े लोगों पर एक नजर डाली। उनमें से ज्यादातर डर से कांप रहे थे। मेरे चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। बस, इन सड़ी हुई मछलियों और झींगों के सहारे तुम मेरे संसाधन लूटने आए हो? शुरुई हंसा। मेरे लिए ये लोग काफी हैं, लेकिन चिनली, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाया हूं। भीड़ धीरे धीरे दोनों तरफ हट गई। काले धुंध के भीतर से एक सुंदर आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसने खून से सना लाल रंग का कपड़ा पहन रखा था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। उसके चेहरे की खूबसूरती अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब लाल चमक थी। उसकी कमर पर बना रेड स्पाइडर लिली टोटम धीरे धीरे खिल रहा था। उसके पीछे अर्धपारदर्शी लाल पंखुड़ियां तैर रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। वह आकर्षक थी,
लेकिन उसे सूंघकर सिर की त्वचा तक सुन्न हो जाती थी। श्याओ युचिंग, वह सचमुच बच गई थी। सिर्फ बची ही नहीं बल्कि जाग भी चुकी थी। उसका टोटम था येलो स्प्रिंग्स अदर शोर फ्लावर। आसपास खड़े कई गुंडों की आंखें धुंधली होने लगीं। कुछ तो घुटनों के बल बैठकर उसकी तरफ रेंगने लगे, जैसे उनकी आत्मा छिन गई हो। श्याओ युचिंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से खून जैसी लाल फूलों की बेल निकली और एक गुंडे की गर्दन से लिपट गई। लेकिन वह आदमी संघर्ष नहीं कर रहा था, उल्टा उसके चेहरे पर मोहित होने वाली मुस्कान थी। अगले ही पल उसका चेहरा तेजी से सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी जीवन शक्ति खींच ली गई हो। उसकी छाती से एक रेड स्पाइडर लिली खिल उठी। श्याओ युचिंग ने संतुष्टि से आंखें बंद की। उसके पीले चेहरे पर फिर हल्की लाली लौट आई। चिन्हली, तुमने सोचा भी नहीं होगा, है ना? शोरुई उसके पीछे खड़ा ठंडी मुस्कान के साथ बोला। अब श्याओ यूचिंग भी जाग चुकी है। वह साइकिक टाइप अवेकनर है। उसकी स्पाइडर लिली फ्रेग्रेंस एक दर्जन अवेकनर्स तक को नियंत्रित कर सकती है। मैं देखना चाहता हूं, जिस लड़की को तुम कभी पसंद करते थे, उसके खिलाफ तुम क्या करोगे? श्याओ यूचिंग हल्के से हंस पड़ी। चिनली, वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के नीचे एक रेड स्पाइडर लिली खिल रही थी। हवा में फूलों की खुशबू और घनी होती जा रही थी। अगले ही पल मेरे सामने का संसार बदल गया। काला धुंध गायब हो गया। मैं अपने पिछले जीवन में लौट आया। ब्लड मून आकाश में लटका था। चारों तरफ राक्षसों की लहरें थीं। मैं खून से लथपथ खंडहरों में पड़ा था। एक म्यूटेटेड 3 हेडेड डॉग मेरी ओर बढ़ रहा था। श्याओ यूचिंग मेरे पास घुटनों के बल बैठी रो रही थी। चिनली, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे शू रुई पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर सब दोबारा हो सके तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा छूना चाहा। उसकी आवाज कोमल थी और दिल तोड़ देने वाली यादों से भरी हुई थी। मुझे माफ कर दो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। तुम्हारा भ्रम बहुत नकली है। श्याओ युचिंग का रोता हुआ चेहरा एक पल के लिए जम गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी पीठ के पीछे 9 ड्रैगन्स पुलिंग कोफिन की छाया अचानक प्रकट हो गई। 9 काले ड्रैगनों ने एक साथ अपनी लाल आंखें खोल दी। वह प्राचीन काला ताबूत मेरे पीछे तैरने लगा। ताबूत पर बंधी लाल जंजीरें हल्के हल्के कांपने लगीं। एक विशाल और निषिद्ध दबाव आसमान से उतर आया। अगले ही पल श्याओ यूचिंग द्वारा रचा गया भ्रम, खंडहर, ब्लड मून, रोने की आवाजें, सब कुछ आईने की तरह टूटने लगा। टुकड़ा टुकड़ा होकर वह पूरा संसार मेरी आंखों के सामने बिखर गया। वास्तविकता वापस लौट आई। श्याओ यूचिंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गई। उसके होंठों के कोने से खून की एक पतली धारा बह निकली। उसके पीछे मौजूद रेड स्पाइडर लिली की विशाल छाया बुरी तरह कांपने लगी। फूल एक एक करके मुरझाने लगे। असंभव! उसने मुझे अविश्वास से देखा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी येलो स्प्रिंग्स फ्लावर फ्रेग्रेंस लोगों के दिलों की सबसे गहरी चाहत और जुनून को जगा सकती है। तुम पर इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ? मैंने उसकी तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा। जुनून? तुम खुद को मेरा जुनून समझने के लायक भी नहीं हो। श्याओ योचिंग का चेहरा पूरी तरह रंगहीन हो गया। ये शब्द किसी भी हमले से ज्यादा क्रूर थे। उसने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। नहीं चिनली, तुम मुझे पहले पसंद करते थे। तुम बस अब भी मुझसे नफरत करते हो, है ना? अगले ही पल उसने अपना चेहरा बदल लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दयनीय स्वर में बोली, मैं मानती हूं कि मैं पहले गलत थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि प्रलय आने वाला है। मुझे लगा था कि तुम सच में पागल हो गए हो चिनली। अगर तुम मुझे एयर रेड शेल्टर में आने दो तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैं अब अवेकनर हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सर्वाइवर्स को नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। तभी शू रुई गुस्से से चीख पड़ा। शाओ यूचिंग, तुम हरामजादी! अभी कुछ देर पहले तो कह रही थी कि मेरे साथ मिलकर उसे मारोगी। शाओ युचिंग तुरंत उसकी तरफ घूमी और हिस्ट्रिकल आवाज में चिल्लाई, चुप रहो शुरोए! अगर तुमने लाइव स्ट्रीम में चिन ली की बेइज्जती न की होती, अगर तुमने मुझे उसे अपमानित करने के लिए मजबूर न किया होता, तो क्या मैं आज इस हालत में पहुंचती? जब तुम भाग रहे थे, तब क्या एक बार भी पीछे मुड़कर मुझे देखा था? तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। शूरोई गुस्से से कांपने लगा। मैं दोनों को एक दूसरे पर टूटते हुए देख रहा था। मुझे यह सब बेहद उबाऊ और बेस्वाद लग रहा था।
पिछले जीवन में मैं इन्हीं दो लोगों के हाथों मरा था। सोचकर ही हंसी आती थी। चिन्हली, मैं सच में गलत थी। मुझे एक और मौका दे दो। श्याओ युचिंग ने हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे छू भी नहीं पाई थी कि एक अदृश्य दबाव ने उसे उड़ा दिया। मैं ऊपर से उसकी ओर देखता रहा। मेरी आवाज शांत थी। तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह एहसास हुआ है कि शू रुई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूं। श्याओ युचिंग का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में जमे आंसू ठहर गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पीछे तैर रहे काले ताबूत की छाया में हलचल हुई। ताबूत की दरार से एक काली जंजीर बाहर निकली और पल भर में श्याओ युचिंग की कमर पर बने रेड स्पाइडर लिली टोटम से लिपट गई। मैंने उसे देखते हुए कहा, रेड स्पाइडर लिली सच में खूबसूरत है। अफसोस, तुमने गलत अंडरवर्ल्ड चुन लिया। मेरे शब्द गिरते ही काली जंजीर कस गई। आहा! शाओ यूचिंग दर्द से चीख उठी। उसके पीछे फैला लाल फूलों का समुद्र धमाके के साथ बिखर गया। आसमान में तैरती असंख्य स्पाइडर लिली की छायाएं एक एक करके मुरझाने लगीं। 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन की शक्ति ने उसके टोटम को पूरी तरह दबा दिया था। उसकी आंखों की रहस्यमयी लाल चमक तेजी से गायब हो गई। उसका शरीर जैसे सारी ताकत खो चुका हो, वैसे ही जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति, चिनली, तुमने मेरी शक्ति सील कर दी। उसने निराशा से मुझे देखा। तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते? मैंने उसकी ओर बिना किसी दया के देखा। मार दूं? तुम मेरे हाथों मरने के भी लायक नहीं हो। श्याओ युचिंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। तभी शू रुई ने उसकी तरफ घृणा से देखा। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। बेकार औरत, एक आदमी को भी अपने वश में नहीं कर सकी। श्याओ युचिंग ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। शू रुई, तुमने क्या कहा? शू रुई ने गुस्से से जमीन पर लात मारी। अगर तुम जैसी मनहूस औरत मेरी जिंदगी में ना आती तो क्या मैं आज इस हालत में पहुंचता? श्याओ युचिंग की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं ये सब देखता रहा। मुझे बस और भी ज्यादा यकीन हो गया कि प्रलय किसी इंसान को नहीं बदलता। वह सिर्फ उसके दिल में छिपी सबसे गंदी चीजों को जल्दी बाहर निकाल देता है। मैंने धीरे धीरे शुरुई की तरफ देखा। नाटक खत्म हो गया। अब हमारे बीच का हिसाब चुकता करने का समय है। शुरुई के चेहरे से सारी दुष्ट मुस्कान गायब हो गई। अब वहां सिर्फ डर बचा था। उसे आखिर समझ में आ गया था कि जिस लेवल 1 हेलहुंड अवेकनर होने पर वह इतना घमंड कर रहा था, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं एज रैंक अवेकनर हूं। मैं अजेय हूं। उसने आसमान की ओर मुंह उठाकर जानवर जैसी गर्जना की। उसके कपड़े फट गए। उसके पीछे 5 मीटर से भी ऊंचा 3 हेडेड हेलहॉर्न प्रकट हुआ। उसके शरीर से काली लपटें निकल रही थीं। साथ ही शुरुई का शरीर भी फूलने लगा। उसकी मांसपेशियां उभर आईं। दोनों हाथ नुकीले पंजों में बदल गए। वह गंधक जैसी बदबू फैलाते हुए मेरी तरफ झपटा। मर जाओ! 3 हेडेड हेलहॉर्न के तीनों सिरों ने एक साथ मुंह खोला और भयानक काली आग उगल दी। लेकिन उस हमले को देखकर मुझे बचने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मेरे लिए वह किसी आवारा कुत्ते से ज्यादा खतरनाक नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर में प्राइमोर्डियल पावर और विशाल रक्त ऊर्जा उफनती नदी की तरह बहने लगी। मैंने किसी भी दार्मा टोटम को सक्रिय नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की शुद्ध ताकत का इस्तेमाल किया। मेरा दायां मुक्का पीछे गया और अगले ही पल तोप के गोले की तरह आगे निकला। थम! मेरी मुट्ठी से निकली हवा ने काली आग को चीरकर अलग कर दिया। मेरा मुक्का सीधे शू रुई के गर्वित पंजे से टकराया। हड्डियां टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि सुनकर दांत तक दर्द करने लगे। उसका पूरा दायां हाथ उसी क्षण टूट गया। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। मेरी शक्ति सीधे उसकी छाती में घुसी। शुरुई के मुंह से खून फूट पड़ा। उसका विशाल शरीर टूटी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर जाकर जमीन पर गिरा। असंभव! उसने अपनी धंसी हुई छाती को पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखाई दिया। तुमने धारमा मैनिफेस्टेशन तक इस्तेमाल नहीं की, फिर भी इतने शक्तिशाली कैसे हो? मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। ऊपर से उसे देखते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। शूरोई के चेहरे पर पूरी तरह डर छा गया। चिनली, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी। पिछले जीवन में तुमने मुझे 20 टाइड में धक्का दिया था। इस जीवन में मैं तुम्हें वैसी मौत नहीं दूंगा। शू रुई की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लेकिन मैंने आगे कहा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी।
मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मेरे पीछे 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन की छाया फिर उभरी। काले ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खुला। एक काली जंजीर बिजली की तरह बाहर निकली। अगले ही पल शू रुई के पीछे मौजूद 3 हेडेड हेलहाउंड को जकड़ लिया गया। नहीं! शू रुई दर्द से चीख उठा। 3 हेडेड हेलहाउंड टोटम बुरी तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन 9 काले ड्रैगनों ने उसे मजबूती से दबोच रखा था। उसके टोटम की सतह पर दरारें पड़ने लगीं। शुरुई के शरीर से निकलती शक्ति समुद्र की लहरों की तरह पीछे हटने लगी। उसका विशाल शरीर सिकुड़ गया और वह फिर से एक कमजोर, घायल, साधारण इंसान बन गया। मेरी शक्ति, चिनली, मेरी शक्ति वापस करो! वह पागलों की तरह चिल्लाया। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम्हें कुत्ता बनना बहुत पसंद था, है ना? आज से तुम कुत्ते से भी बदतर हो। आसपास खड़े गुंडे शुरुई को घूर रहे थे। उनकी नजरें धीरे धीरे बदल रही थीं, क्योंकि प्रलय की दुनिया में कमजोर इंसानों की कोई इज्जत नहीं होती। इसके अलावा शूरोई यहां तक पहुंचने के लिए पूरे रास्ते अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की बलि देता आया था। उसने अनगिनत लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। अब उसका प्रतिफल उसके सामने खड़ा था। जल्द ही उसकी चीखें गूंजने लगीं। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ ही देर बाद शू रुई की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। जमीन पर सिर्फ एक फीका लेवल 1 क्रिस्टल कोर बचा था। मैंने उसे यूं ही उठाकर हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया। पिछले जीवन में मुझे इसी आदमी ने दुश्मनों और बीस्ट टाइड के सामने धकेल दिया था, लेकिन इस जीवन में वह ऐसा दुश्मन भी नहीं था जिसके लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़े। तभी अचानक आसमान से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। घूमते हुए रोटरों की आवाज के साथ तेज हवा चारों तरफ फैल गई। मैंने सिर उठाकर देखा। ब्लैकस्टोन बेस के ऊपर 3 गहरे हरे रंग के सैन्य अटैक हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरे। हैच खुलते ही पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस की 2 टुकड़ियां तेजी से बाहर निकलीं और चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। उसके बाद कई गार्ड से घिरा एक वरिष्ठ अधिकारी तेजी से मेरी ओर बढ़ा। नमस्कार मिस्टर चिन, मैं ईस्टर्न रीजन का डिप्टी कमांडर ली शान हूं। सुप्रीम कमांडर के आदेश पर आपसे मिलने आया हूं। उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। बाहर हर तरफ एक्सोटिक बीस्ट्स का आतंक है, लेकिन आप यहां टिके हुए हैं। इससे साबित होता है कि कमांड सेंटर अब भी पूरी कोशिश कर रहा है कि व्यवस्था बनी रहे। लीशान ने मेरी बात सुनकर हल्का आश्चर्य दिखाया। शायद उसे लगा था कि मेरी तरह शक्तिशाली अवेकनर सेना को तुच्छ समझेगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि प्रलय में सेना ही आम लोगों की आखिरी ढाल होती है। अगर वे मोर्चा ना संभालें तो सभ्यता और भी जल्दी ढह जाएगी। लीशान ने गहरी सांस ली। मिस्टर चिन, हमने ड्रोन फुटेज में आपको एस क्लास ब्लड पाइथन को मारते हुए देखा। आपकी शक्ति मौजूदा अवेकनर सिस्टम से कहीं ऊपर है। सुप्रीम कमांडर चाहते हैं कि हम आपके साथ हाईएस्ट लेवल वॉर टाइम कोऑपरेशन स्थापित करें। यह न तो जबरन भर्ती है और न ही हम ब्लैकस्टोन बेस मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि जब ड्रैगन किंगडम पर बड़ी आपदा आए तो आप अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करेंगे। मैंने सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से काम करने का आदी हूं। मैं पारंपरिक कमांड सिस्टम में फिट नहीं बैठता। ब्लैकस्टोन बेस को इंडिपेंडेंट कून ऑपरेशन बेस माना जा सकता है। आपकी सेना व्यवस्था बनाए रखेगी, सर्वाइवर्स को निकालेगी और रक्षा रेखाएं बनाएगी। मैं इंटेलिजेंस दूंगा और जरूरत पड़ने पर हाई लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स का शिकार करूंगा। दोनों पक्ष रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस साझा करेंगे। यही सबसे प्रभावी तरीका है। लीशान की आंखें चमक उठीं। मैं आपकी बात सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। फिर मैंने कहा, जब हम सहयोग की बात कर ही रहे हैं तो पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूं। 3 दिन बाद रात 2 बजे ईस्ट सी में पहली लार्ज स्केल मरीन बीस्ट टाइड आएगी। एक लेवल 5 एंशियंट सी ड्रैगन 100 से ज्यादा सी बीस्ट्स का नेतृत्व करते हुए जियांग सिटी पर हमला करेगा। अगर पहले से हैवी फायर पावर तैनात नहीं की गई तो जांग सिटी और पूरा ईस्टर्न रीजन भारी नुकसान झेलेगा। लीशान का चेहरा तुरंत बदल गया। ठंडा पसीना उसकी पीठ तक बह गया। उसने मेरी आंखों में झूठ तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ शांति थी। मिस्टर चिन, क्या यह जानकारी भरोसेमंद है? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं 30 लाख लोगों की जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। लीशान ने तुरंत निर्णय ले लिया। मैं अभी सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करता हूं। ईस्टर्न रीजन की सभी ताकतों को रक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। मैंने आगे कहा, इसके अलावा मुझे कुछ भारी सैन्य उपकरण चाहिए।
हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स, स्पेशल एलॉय मटेरियल्स, वॉरशिप लेवल डिफेंस कंपोनेंट्स, फुली ऑटोमेटिक क्लोज इन डिफेंस आर्टिलरी सिस्टम्स और इंडिविजुअल क्लाउड बॉम्ब्स। मैं इन्हें मुफ्त में नहीं मांग रहा। बदले में मैं आपको भविष्य के हाई लेवल बीस्ट टाइड्स और म्यूटेशंस की इंटेलिजेंस दूंगा। लीशान ने सिर हिलाया। ये स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स हैं। मुझे लॉन्ग शुआई की मंजूरी चाहिए होगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह सौदा फायदेमंद है। मिस्टर चिन, सहयोग के लिए धन्यवाद। मैंने कहा, सेना मानवता की आखिरी सीमा संभालेगी, और जिन राक्षसों को आप नहीं रोक सकते उन्हें मैं संभालूंगा। हर कोई अपना काम करेगा। ली शान जल्दी जल्दी लौट गया। उसे जाते हुए देखकर मेरी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। लेवल 5 एंशंट सी ड्रैगन ही वह चाबी था जिससे 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन की पहली जंजीर खुल सकती थी। फुहाई एंशियंट ड्रैगन का क्रिस्टल कोर मुझे हर हाल में चाहिए था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में सेना ने अपना वादा निभाया। कई भारी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ब्लैकस्टोन बेस तक जरूरी सामान पहुंचाते रहे। हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स, क्लोज इन डिफेंस सिस्टम्स, क्लाउड बर्स्ट शेल्स और कई अन्य दुर्लभ सामग्री धीरे धीरे पहुंचाई गई। हेलीकॉप्टरों के क्षतिग्रस्त ढांचे देखकर मैं समझ गया कि बीस्ट कंट्रोल्ड एयर स्पेस से उड़कर यहां तक पहुंचने के लिए सेना ने शायद कई एस पायलट्स खो दिए थे। बाकी स्ट्रेटेजिक सप्लाईज बाद में अलग अलग खेपों में आने वाली थी। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अभी बाहर हर जगह युद्ध चल रहा था। पहली खेप का पहुंचना ही सेना की ईमानदारी साबित करने के लिए काफी था। मैंने सारा सामान हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया। ब्लैकस्टोन बेस की रक्षा क्षमता एक बार फिर कई स्तर ऊपर पहुंच गई। चौथे दिन रात 2 बजे मैं मॉनिटरिंग रूम की बड़ी लेदर चेयर पर बैठा था। हाथ में गर्म ब्लैक कॉफी थी। शू शाओ अचानक स्क्रीन की ओर देखकर बोला, ब्रोदर ली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश का पानी काला क्यों है? मैंने कॉफी का घूंट लिया। मेरी नजरें गहरी हो गईं। शुरू हो गया। लगभग उसी समय जांग सिटी की ईस्टर्न कोस्टल डिफेंस लाइन पर ली शान अस्थायी कमांड पोस्ट के अंदर खड़ा था। उसकी नजरें रडार स्क्रीन पर जमी थीं। पूरी स्क्रीन लाल बिंदुओं से भरी हुई थी। वे सुनामी की तरह तट की ओर बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। चिनली की जानकारी पूरी तरह सही निकली थी। ईस्ट सी बीस्ट टाइड सचमुच आ चुकी थी। पूरी रक्षा रेखा पर फायर खोल दो, लीशान दहाड़ा। उन्हें किसी भी कीमत पर शहर में घुसने मत दो। हमारे पीछे 30 लाख सर्वाइवर्स हैं। भारी तोपों की पूरी लाइन गर्जना करने लगी। अनगिनत गोले लंबी आग की लकीरें छोड़ते हुए समुद्र तट की ओर दागे गए। काली रात एक पल में दिन जैसी चमक उठी। लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, सभी सैनिकों के चेहरे पर निराशा छा गई। समुद्र की सतह पर हजारों म्यूटेटेड सी बीस्ट्स लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ विशाल केकड़े आर्मर्ड व्हीकल्स जितने बड़े थे, कुछ उभयचर जीव जहरीले कांटों से ढके हुए थे। समुद्री सांपों के झुंड गोलाबारी के बीच अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहे थे। लड़ाई शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि पहली रक्षा रेखा पूरी तरह टूट गई। हम और नहीं रोक सकते, एक अधिकारी चिल्लाया। एग्जॉटिक बीस्ट्स बहुत ज्यादा हैं। हमारी पूरी डिफेंस लाइन ढह चुकी है। ली शान ने कमर से पिस्तौल निकालकर मेज पर दे मारी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सामने समुद्र से आती हुई अंधेरी लहरें अब शहर को निगलने के लिए बढ़ रही थीं। ली शान की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, पूरी सेना को सूचना दो। चाहे आज हम सब यहीं युद्ध में मर जाएं, फिर भी लोगों की रक्षा करनी होगी। तभी अचानक धरती कांप उठी। एक ऐसी भयावह शक्ति जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, गहरे समुद्र की दिशा से फैलती हुई आई। जांग सिटी में खंडहरों और बेसमेंटों में छिपे 30 लाख सर्वाइवर्स ने एक साथ अपने सीने में भारी दबाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल पर्वत उनके दिलों पर रख दिया गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। ये क्या है? लीशान ने निराशा भरी आंखों से दूर आसमान की ओर देखा। घना काला धुंध अचानक 2 विशाल अस्थि पंखों द्वारा चीर दिया गया। बादलों के बीच से 100 मीटर से भी लंबा एक भयानक एंशियंट ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके शरीर पर गहरे समुद्र की रहस्यमयी शक्ति लिपटी हुई थी। उसकी आंखें 2 विशाल लाल लालटेन जैसी चमक रही थीं। उसके शरीर से निकलती मृत्यु की आभा हर जीवित प्राणी की आत्मा तक को जमा रही थी। लेवल 5 बीस्ट किंग फुहाई एंशियंट ड्रैगन आखिरकार प्रकट हो चुका था।
प्रलय के शुरुआती चरण में लेवल 5 एक्सोटिक बीस्ट का मतलब ही अजेयता था। वह ऐसा विनाशकारी अस्तित्व था जो अकेले एक पूरे शहर को मिटा सकता था। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने आसमान को चीर देने वाली गर्जना की। उसका विशाल मुंह खुला और भीतर से अथाह अंधकार जैसा ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ फूटा। वह सीधे सैन्य तोपखाने की ओर जा गिरा। धम! काली आग ने हजारों मीटर के क्षेत्र को निगल लिया। पूरी हैवी आर्टिलरी पोजीशन एक झटके में खत्म हो गई। जांग सिटी खत्म हो गया। निराशा शहर में आग की तरह फैल गई। अनगिनत लोगों ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी समय ब्लैकस्टोन एयर रेड शेल्टर के भीतर मैं धीरे धीरे अपना कॉफी कप नीचे रख चुका था। स्क्रीन पर फुहाई एंशियंट ड्रैगन काले धुंध के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। मेरी आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ जलती हुई युद्ध की आग थी। शू शाओ का चेहरा बदल गया। ब्रदर ली, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, वो लेवल 5 बीस्ट किंग है। चांगशनी ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। इतना बड़ा जोखिम मत लो। मैंने धीरे से उसके हाथ पर थपकी दी। मेरे होंठों पर गर्व भरी मुस्कान उभरी। मेरे 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन की पहली जंजीर खोलने के लिए अभी एक चाबी की कमी है और मुझे उस बड़े छिपकली के क्रिस्टल कोर पर दिल आ गया है। इतना कहकर मैं लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। पीछे मुड़कर हंसते हुए बोला, जब तक मैं लौटूं मेरे लिए चाय बना देना। चाय ठंडी होने से पहले वापस आ जाऊंगा। उसी समय जियांग सिटी के ऊपर फुहाई एंशिएंट ड्रैगन लगातार ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ बरसा रहा था और रक्षा रेखाओं को नष्ट कर रहा था। लीशान ने आंखें बंद कर ली थीं। वह मौत का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक तम! जियांग सिटी के बाहरी पहाड़ों की दिशा से एक स्याह काले रंग का प्रकाश स्तंभ आसमान में फूट पड़ा। वह प्रकाश ठंडा नहीं था। उसमें प्राचीनता और सर्वोच्च अधिकार की भावना थी। घना काला धुंध उस प्रकाश द्वारा जबरदस्ती अलग कर दिया गया। वो क्या है? लीशान ने अविश्वास से आंखें खोल दी। शहर के 30 लाख सर्वाइवर्स और बचे हुए सैनिक एक साथ उस दिशा में देखने लगे। ब्लैकस्टोन एयर रेड शेल्टर के ऊपर काले सुनहरे प्रकाश के बीच एक लंबा और सीधा युवा धीरे धीरे आसमान की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसके पैरों के नीचे कोई विमान या उपकरण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में अदृश्य सीढ़ियां बनी हों। मिस्टर चिन! ली शान की आवाज उत्साह से कांप उठी। वो चिन्ह ली है। मैं लगातार ऊपर चढ़ता गया। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन टोटम पूरी तरह खुल चुका था। 9 विशाल काले ड्रैगन आकाश में लिपटे हुए थे। उनका आकार सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। उनकी लाल आंखें एक साथ खुली। वे एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रहे थे जो पूरे शहर के ऊपर फैला हुआ था। ताबूत पर लिपटी लाल जंजीरें धीरे धीरे कांप रही थीं। एक प्राचीन, अमर और निषिद्ध दबाव सुनामी की तरह पूरे जांग सिटी पर उतर आया। इस दबाव के नीचे समुद्र से निकले लेवल 1 और लेवल 2 बीस्ट्स तक भय से कांपने लगे। वे जमीन पर लेट गए और डर के मारे चीखने लगे। वो मिस्टर चिन है, ब्लैकस्टोन बेस वाला मिस्टर चिन। वो हमें बचाने आया है। खंडहरों में छिपे सर्वाइवर्स अपनी जगहों से निकलकर आसमान की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद थी। मैं जमीन से 1000 मीटर ऊपर खड़ा था। सामने 100 मीटर लंबा फुहाई एंशिएंट ड्रैगन था। उसके विशाल शरीर के सामने मैं चींटी जितना छोटा दिखाई देता था, लेकिन मेरे पीछे मौजूद 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कोफिन उससे भी ज्यादा भयावह लग रहा था। मानो किसी प्राचीन युग का दुःस्वप्न जीवित हो उठा हो। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने मुझे घूरा। उसकी लाल आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने आसमान हिला देने वाली गर्जना की और अपना विशाल मुंह खोल दिया। इस बार पहले से 10 गुना बड़ा ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ मेरी ओर टूट पड़ा। वह किसी उल्का की तरह आसमान चीरता हुआ आया। मैंने उसकी ओर देखते हुए तिरस्कार से कहा, तुच्छ चाल। मेरी छाती पर मौजूद पेंगू टोटम अचानक फट पड़ा। मेरे पीछे पेंगू की विशाल छाया प्रकट हो गई। सामने आती हुई ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ को देखकर मैंने बचने की कोशिश तक नहीं की। मैंने बस धीरे से अपना दायां मुक्का उठाया। पंगु धार्मा फॉर्म की शक्ति मेरी छाती से फूट निकली। एक ऐसी ऊर्जा मेरे मुक्के पर इकट्ठा हुई जो मानो स्वयं आकाश को चीर सकती थी। अगले ही पल मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का चला दिया। थम! जैसे ही मेरा मुक्का ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ से टकराया, पूरा आसमान फटता हुआ महसूस हुआ। काली आग को हेवन स्प्लिटिंग पावर ने बीच से चीर दिया। वह 2 विशाल अग्नि तरंगों में बदलकर मेरे दोनों ओर से गुजर गई।
नीचे जमीन पर 2000 मीटर लंबे जले हुए खड्ड बन गए। मैं उन दोनों अग्निसागरों के बीच खड़ा था। मेरा शरीर हिला तक नहीं। मेरे पीछे मौजूद पंगु फैंटम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी धुंधली आकृति पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई। मेरी छाती पर बना पेंगु टोटम गहरे सुनहरे प्रकाश से चमकने लगा। वही प्रकाश धीरे धीरे पेंगु फैंटम तक फैल गया। मैंने फुहाई एंशिएंट ड्रैगन की ओर देखकर मुस्कुराया। अब मेरी बारी है, बड़ी छिपकली। मेरे शब्द गिरते ही पेंगु टोटम पूरी तरह फट पड़ा। मेरे पीछे खड़ी पेंगु दार्मा फॉर्म अचानक कई दर्जन मीटर और ऊंची हो गई। उसकी मांसपेशियां पहाड़ों जैसी उभर आईं। उसकी आभा इतनी प्राचीन और विशाल थी मानो क्योस के आरंभ से कोई आदिम देवता निकलकर आ गया हो। उसके हाथ में हेवन स्प्लिटिंग पावर से बनी एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट होने लगी। वह धीरे धीरे भ्रम से वास्तविकता में बदल रही थी। उसकी धार पर बने गहरे सुनहरे दिव्य चिन्ह एक एक करके चमक उठे। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। उसी समय पांगु धार्मा फॉर्म ने भी हेवन स्प्लिटिंग जाइंट एक्स को ऊपर उठा लिया। एक इंसान, एक छाया, दोनों की हर हरकत पूरी तरह एक जैसी थी। फुहाई एंशियंट ड्रैगन ने पहली बार मौत का खतरा महसूस किया। उसकी लाल आंखों में डर उभर आया। उसने पागलों की तरह अपने विशाल शरीर को मोड़ना शुरू कर दिया और दूरी बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही पंगु धार्मा फॉर्म ने फुहाई एंशिएंट ड्रैगन को लॉक किया, उसके आसपास फैला काला धुंध जैसे जम सा गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और गरज कर कहा, पांगु ओपन्स द हेवंस। उसी पल मैंने अपना दायां हाथ नीचे घुमाया। मेरे पीछे खड़ी पांगु धार्मा फॉर्म ने भी वही मूवमेंट दोहराया। हेवन स्प्लिटिंग जाइंट एक्स आसमान को चीरती हुई नीचे उतरी। सैकड़ों मीटर लंबी गहरे सुनहरे रंग की एक्स लाइट काले धुंध को काटती हुई आगे बढ़ी, मानो पूरे रात के आसमान को दो हिस्सों में बांट देगी। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने जान बचाने के लिए पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक्स लाइट सीधे उसकी विशाल बोन विंग्स पर गिरी। कड़क, उसकी अजेय मानी जाने वाली पंखियां उसी पल टूटकर बिखर गईं। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन दर्द से भयानक गर्जना करने लगा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह उल्का की तरह जमीन की तरफ गिर पड़ा। लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। मैंने हवा में जोर से कदम रखा और मेरा शरीर गहरे सुनहरे प्रकाश में बदल गया। अगले ही पल मैं उसके ऊपर पहुंच चुका था। मेरे पीछे पांगु धार्मा फॉर्म भी उसी तरह आगे बढ़ी। मैंने मुट्ठी बांधी और पांगु धार्मा फॉर्म ने हेवन स्प्लिटिंग जायंट एक्स को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी लाल आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब टूट जा, और मुक्का आगे बढ़ा दिया। उसी समय पंगु धर्मा फॉर्म ने पूरी ताकत से जायंट एक्स नीचे दे मारी। ठमम, पूरी धरती हिल गई। एक्स सीधे फुहाई एंशिएंट ड्रैगन के सिर पर गिरी। हेवन स्प्लिटिंग पावर उसकी खोपड़ी के अंदर घुसकर पूरे शरीर में फैल गई। जांग सिटी के बाहरी इलाके की जमीन फट गई। कई दर्जन मीटर गहरा विशाल गड्ढा बन गया। चट्टानें आसमान में उड़ गईं। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन का विशाल शरीर उस गड्ढे में जा ढसा। उसकी आंखों की लाल रोशनी तेजी से बुझने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह पूरी तरह मर चुका था। मेरे पीछे मौजूद पंगु धार्मा फॉर्म धीरे धीरे गायब हो गई। मैं गड्ढे के किनारे खड़ा था। मेरी छाती पर मौजूद पंगु टोटम अभी भी हल्की सुनहरी चमक दे रहा था। लेवल 5 बीस्ट किंग फुहाई एंशिएंट ड्रैगन खत्म हो चुका था। पूरी लड़ाई 3 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। काला धुंध हट गया और ब्लड मून की लाल रोशनी फिर से धरती पर फैल गई। मैंने लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ बंद कर दिया और मेरा शरीर फिर सामान्य आकार में लौट आया। मैं एंशिएंट ड्रैगन के सिर पर उतरा और हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करके उसकी खोपड़ी खोल दी। अंदर से बास्केटबॉल जितना बड़ा एक क्रिस्टल कोर निकला जो काले और सुनहरे रंग की रोशनी छोड़ रहा था। उसके अंदर समुद्र जैसी विशाल ऊर्जा भरी हुई थी। मैंने संतुष्ट होकर उसे हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। अपने बीस्ट किंग की मौत के बाद बाकी सी बीस्ट्स पूरी तरह टूट गए। वे डर कर वापस समुद्र की तरफ भागने लगे। जांग सिटी बच गया। मिस्टर चिन ने हमें बचा लिया। धन्यवाद मिस्टर चिन। पूरे शहर में लोगों की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन मैंने इन जयकारों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ ली शान की तरफ देखा और कहा, ली शान, इतनी तारीफ की जरूरत नहीं है।
अगर ऑर्डर फोर्स कल रात अपनी जान लगाकर रक्षा न करती तो शायद चियांग सिटी मेरे आने तक बचता ही नहीं। ली शान की आंखें लाल हो गईं। उसके पीछे खड़े कई अधिकारी भी चुपचाप सिर झुका चुके थे। मैंने आगे कहा, सर्वाइवर्स को जल्दी शिफ्ट करो, डिफेंस लाइन दोबारा बनाओ। बीस्ट टाइड सिर्फ शुरुआत थी, असली मुसीबत अभी बाकी है। ली शान ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए मिस्टर चिन, अगर आगे कोई लेवल 5 या उससे ऊपर का बीस्ट दिखाई दिया तो हम तुरंत आपको सूचना देंगे। मैंने जवाब दिया, लेवल 5 से ऊपर के बीस्ट मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर मैं वापस ब्लैकस्टोन बेस लौट आया। मॉनिटरिंग रूम में पहुंचकर मैंने मेज पर रखी चाय उठाई और एक घूंट लिया। चाय अभी भी गर्म है। ब्लैकस्टोन एयर रेड शेल्टर के सबसे नीचे वाले कोर चैम्बर में मैं ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। मेरे हाथ में फुहाई एंशियंट ड्रैगन का लेवल 5 क्रिस्टल कोर था। इसके अंदर की ऊर्जा ब्लड पाइथन के क्रिस्टल कोर से कम 100 गुना ज्यादा थी। कोई आम अवेकनर इसे सीधे निगल लेता तो उसका शरीर फट जाता, लेकिन मैं अलग था। मैंने बिना हिचकिचाए क्रिस्टल कोर अपनी छाती पर रखा और प्राइमोर्डियल पावर को पूरी ताकत से चलाया। थम, बर्फ जैसी ठंडी काली ऊर्जा बाढ़ की तरह मेरे शरीर में घुस गई। मेरी त्वचा पर काला फ्रॉस्ट जमने लगा, हड्डियां दबाव से चरमराने लगीं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, एक मरे हुए छिपकली के बच्चे की ऊर्जा मुझे दबा नहीं सकती। उसी समय पेंगू टोटम चमक उठा। हेवन स्प्लिटिंग पावर ने उस काली ऊर्जा को जबरदस्ती कुचल दिया और उसे शुद्ध ओरिजिन पावर में बदलकर मेरे शरीर में भेजना शुरू कर दिया। साथ ही मेरी पीठ पर मौजूद 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन टोटम गर्म होने लगा। ऐसा लगा जैसे 9 काले ड्रैगन मेरी त्वचा के नीचे धीरे धीरे घूम रहे हों। उस प्राचीन काले ताबूत पर बंधी पहली लाल जंजीर बुरी तरह कांपने लगी। फिर मेरी आत्मा की गहराई में एक टूटने की आवाज गूंजी। कड़क! पहली लाल जंजीर टूट गई। थम! काले ताबूत के अंदर से अथाह और रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकली। मेरी आंखों के सामने अंतहीन अंधकार फैल गया।